आपका पॉलिटी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज में। तो अभी तक हमने टोटल 4 टॉपिक किए हैं। ये 5वां टॉपिक है जिसका नाम है यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव। पिछले लेक्चर में हमने जुडिशियरी के तीसरे पार्ट को किया था, जिसमें आई होप कि सारा कुछ आपको क्लियर हो, कहीं पे कोई भी डाउट नहीं हो। तो ये यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव में टोटल 3 पार्ट आएंगे, तो सभी को आपको बहुत ही अच्छे से बेहतर वे में करना है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यहाँ पे हम केवल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक रेशनल माइंडसेट और एक अप्रोच डेवलप कर रहे हैं जो यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में क्वेश्चन को सॉल्व करना। उससे पहले आप मेरे बारे में पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको पता है क्रेडिट सिस्टम तो अब में डेवलप करना ही करना है। उसके साथ में इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए मार्क करना है 1 to 22। कैसे करना है? आप कॉपी कलम उठाना है, उसमें 3 कॉलम बनाना है। पहले कॉलम में नंबरिंग डालनी है ना, सीरियल नंबर कहाँ से 1 से लेकर 22 तक, ठीक है। दूसरे में ऑप्शन लिखना है, तीसरे में अप्रोच लिखना है। जैसे ही मैं क्वेश्चन दिखाऊं वीडियो को पॉज करना है, अपना ऑप्शन मार्क करना है, और जैसे ही आपने ऑप्शन मार्क कर लिया उसके बाद वीडियो को ऑन करना है और अप्रोच देखना है। मतलब जो मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा वो अप्रोच देखना है कि आपने सही अप्रोच लगाया था कि गलत लगाया था, ठीक है। इससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ अप्रोच भी पता चल जाएगा कि आप कितना सही डायरेक्शन में जा रहे हो, कितने एक्यूरेट हो, राइट। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए, राइट। तो ये सारा कुछ करके आपको कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लास्ट में सबमिट करना है कि इतने में से, लाइक 22 क्वेश्चन में से 18 आपके सही हुए या फिर 12 सही हुए, और एंड आपके 10 में जो है अप्रोच सही था, 2 में जो है तुक्का वे से सही हुआ, ठीक है। तो जैसा भी है आपको बताना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए। बोल रहा, इफ द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिक्लेयर वाइड, है ना, बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ऑल एक्ट्स डन बाय हिम और हर इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटीज ऑफ हिज और हर ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन बिकम इनवैलिड। अब देखो, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, अच्छा, हर क्वेश्चन को देखते ही मैं उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखा करो तो तुरंत पॉज करके अपना जवाब लिख के फिर वीडियो देखा करो, ओके। चलो पहला जो स्टेटमेंट बोल रहा है इसको हम समझते हैं। मान लो कि जनरली 5 सालों के लिए, जनरली का 5 सालों के लिए ही होता है, प्रेसिडेंट एक बार इलेक्ट हो गया तो, राइट, जब तक उसका इम्पीचमेंट ना हो, ऑब्वियस सी बात है। तो मान लो 5 सालों तक है, 4 साल बाद है ना सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना, कि उसका जो इलेक्शन है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर करना है। तो क्या 4 सालों तक अगर उसने जो भी काम किया होगा तो उन सब को जो है नल एंड वाइड कर देगा? ऐसा तो ऑब्वियस पॉसिबल है नहीं, इतना तो ऐसा करने पे बहुत ज्यादा कियोस मच जाएगा। तो पहला तो किसी हिसाब से सही नहीं लग रहा, पहला गलत हो गया। दूसरा, इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया can be postponed on the ground that some legislative assembly have been dissolved and election are yet to take place। देखो हमारे इंडिया में थ्रू आउट दी, है ना, पीरियड चलता ही रहता है ना किसी स्टेट में, है ना, वो डिजॉल्व होती है, वहां पे इलेक्शन है, इस पर्टिकुलर स्टेट में इलेक्शन है। अगर इस तरीके से हम रेट करने लगेंगे तो फिर हो चुका प्रेसिडेंट का इलेक्शन, राइट। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि देयर शैल ऑलवेज बी अ प्रेसिडेंट। शैल मतलब कि हमेशा एक प्रेसिडेंट होगा ही होगा। तो देखो किसी पर्टिकुलर स्टेट के, है ना, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हम पोस्टपोन नहीं कर सकते। तो दूसरा ऑप्शन भी, स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरा, व्हेन अ बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट ही और सी हैव टू डिक्लेयर हिज और हर एसेंट। देखो ये पर्टिकुलर पढ़ के आपको लग रहा होगा हाँ नॉर्मल सी बात है ना, होना ही चाहिए, लेकिन ये गलत है कि देयर इज नो टाइम प्रिस्क्राइब फॉर हिज और हर एसेंट। दैट्स वाई कभी कभार ये बोलते हैं कि हमारे जो इंडियन प्रेसिडेंट के पास पॉकेट वीटो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट से भी ज्यादा पावरफुल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी टाइम फ्रेम ही डिस्क्राइब नहीं है कि कब तक उसको एक्सटेंड देना है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन, ऑप्शन डी। आई होप ये सारा कुछ आपको सही होगा। तो एक्सप्लेनेशन आप आराम से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखो एक्सप्लेनेशन में जो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा तो उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे एक्सप्लेनेशन में। वैसे क्वेश्चन जिनमें कुछ तथ्य, कुछ फैक्ट्स ऐसे होंगे जिनको जानना जरूरी है, उसके लिए प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसमें से कुछ फैक्ट्स निकल पाएंगे तो उसको भी ध्यान से निकालेंगे और ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये देखो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों से है। यहाँ पे इंटरनल दिया है तो वो भी बिल्कुल सही है। अगला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट्स द स्टेट फ्रॉम प्रोवाइडिंग
लीगल काउंसिल टू अ पर्सन बीइंग हेल्ड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन। याद कीजिए आर्टिकल 22 में है ना प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात की गई है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है कि अगर कोई इंसान प्रिवेंटिव डिटेंशन में है तो स्टेट जो है उसको लीगल काउंसिल नहीं प्रोवाइड करेगा, है ना, ऐसा प्रोविजन। तीसरा स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 कन्फेशन ऑफ द एक्यूज बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज ए एविडेंस। देखो ऐसा पढ़ के लग रहा होगा कि हाँ ठीक है, ये तो जनरली होता ही है, लेकिन अगर कोई प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट के अंडर में है तो पुलिस जो है उसको एज ए एविडेंस ले सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उल्टा दिया है, दैट्स वाई गलत हो जाएगा। तो पहला सही, दूसरा सही, तीसरा गलत, तो ओनली टू, ऑप्शन बी जो है करेक्ट होना चाहिए। देखते हैं। हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट है कि ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस। ठीक है, अच्छा इंटरनल डिस्टर्बेंस को याद कीजिए, 44th अमेंडमेंट एक 1978 में चेंज करके है ना आर्म रिबेलियन कर दिया था। दूसरा भी सही है, आर्टिकल 22 बता ही दिया मैंने। और तीसरा देखिए, तीसरा जो है, अच्छा इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नथिंग इन क्लॉज 1 एंड 2 शेल अप्लाई टू एनी पर्सन हु, अच्छा मतलब कि उसको 24 घंटे के अंदर है ना मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है, उसे एक लीगल काउंसिल प्रोवाइड करना पड़ता है ना, उसे इन्फॉर्म करना पड़ता है किस ग्राउंड पे उसको डिटेन किया। ये सारे के सारे एक नॉर्मल पर्सन के लिए है ना, नॉर्मल क्राइम के लिए है, लेकिन वो सारे के सारे अप्लाई नहीं होंगे कब, एनी पर्सन हु फॉर द टाइम बीइंग इज एन एनिमी एलियन हो, या फिर टू एनी पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन अंडर एनी लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इन सब के लिए अगर उसको अरेस्ट किया गया है तो उसके जो बेसिक राइट होते हैं वो सब के सब अवेलेबल नहीं होंगे। तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि सेक्शन 32 क्लास 1 ऑफ द प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा जिसको बोलते हैं, स्टेट दैट, ये सारा कुछ है ना, कन्फेशन मेड बाय द पर्सन बिफोर अ पुलिस ऑफिसर नॉट लोअर इन रैंक देन अ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। मतलब एसपी के सामने अगर वो अपना है ना बोलता है, कुछ भी कन्फेस करता है, तो शैल बी एडमिसिबल इन द ट्रायल ऑफ सच पर्सन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कंसीडर द फॉलोइंग, 4 स्टेटमेंट है, बोला उसमें से कितने करेक्ट है। देखो ये 2023 में है ना एक नए टाइप का क्वेश्चन आना स्टार्ट हुआ कि जिसमें कितने करेक्ट है ये बताना है। ओके, तो इलिमिनेशन को ही इलिमिनेट कर दिया, मोस्ट ऑफ द बच्चे यही बोल रहे थे। चलिए देखते हैं चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत। पहला, द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट आर ऑल्सो एलिजिबल टू बी इंक्लूडेड इन द इलेक्टोरल कॉलेज। किसका, प्रेसिडेंट, इलेक्शन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। देखो ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों, क्योंकि नॉमिनेटेड मेंबर जो है एलिजिबल नहीं होते। दूसरा, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट्स हायर इज द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ दैट स्टेट। अब इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल। देखो मान लेते हैं कि पॉपुलेशन है किसी पर्टिकुलर स्टेट का पी, और उसमें नंबर ऑफ असेंबली सीट्स हैं एन, तो P बाई एन इंटू 1/1000 ये होता है वैल्यू ऑफ वोट, वैल्यू ऑफ 1 वोट। ठीक है, ये होता है टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ असेंबली सीट्स इंटू 1/1000। मान लो मतलब क्या ऐसे आप निकाल सकते हो वोट का। और एक चीज और होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि वैल्यू ऑफ वोट टोटली डिपेंड करती है पॉपुलेशन और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ असेंबली सीट के रेशियो पर। अब तो इसलिए पहला दूसरा जो स्टेटमेंट है, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट हायर इज द वैल्यू ऑफ, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट्स व्हाई ये उल्टा है, जस्ट अपोजिट है, दैट्स व्हाई ये करेक्ट नहीं होगा। अगला, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश इज द ग्रेटर देन ऑफ दैट ऑफ केरला। अब देखो वोट ऑफ वैल्यू ऑफ 1 वोट अगर मध्य प्रदेश का निकालो तो उसका पॉपुलेशन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ असेंबली सीट, और वहीं पर केरला का निकालो तो सेम फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसको कोई फिक्स वे में नहीं कह सकते, क्योंकि पॉपुलेशन और नंबर ऑफ असेंबली सीट मालूम होना चाहिए आपको। तो इसको अभी हम होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, कह नहीं सकते एकदम श्योर वे में। अगला, द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच एमएलए ऑफ पुडुचेरी इज हायर देन दैट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकॉज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्टिव पुडुचेरी इज ग्रेटर एज कम्पेयर टू, बिल्कुल इसी फॉर्मूले को उसने पूरा पूरा एक्सप्लेन कर दिया सही वे में, तो इसलिए चौथा तो बिल्कुल होगा। और तीसरा अनफॉर्चुनेटली गलत है ना, यूपीएससी के साइड में, लेकिन इसको भी मार्क करना गलत या सही है ना डिफिकल्ट टास्क है। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि पॉपुलेशन अपॉन नंबर ऑफ सीट है ना, या तो पूरा का पूरा आपको फैक्ट्स ध्यान में हो कि पॉपुलेशन कितना है उसमें कितनी सीट है,
डिवाइड करके देख पाओ, लेकिन इतना जनरली किसको याद रहता है, राइट। तो इसलिए इस पर्टिकुलर को डिसाइड करना मुश्किल था। अनफॉर्चुनेटली ये गलत था। केवल एक ही ऑप्शन सही है जो कि है स्टेटमेंट सही है जो कि है फोर्थ। दैट्स वाई केवल ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट हो जाएगा इसका। बाकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, अपन ने डिस्कस कर लिया तो ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं, ठीक है। ओके, अगला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, है ना। कौन कौन सा? कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। देखो ऐसा कुछ भी नहीं क्लासिफाई करता हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए पहला गलत है। दूसरा, द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शेल नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन दी लोकसभा। ये देखो बिल्कुल सही है कि 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ये पर्टिकुलर लॉ आया था, है ना, कि 15% से ज्यादा जो है मिनिस्टर नहीं हो सकते। तो दूसरा होगा, पहला गलत होगा, तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर हो आपको अच्छे से। तो 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, है ना, ये अमेंड किया आर्टिकल 75 को और बोला कि 15% से ज्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Attorney General of India and Solicitor General of India are the only officer of the government who are allowed to participate in the meeting of the Parliament of India। देखो अगर आप पढ़ोगे तो लगेगा जनरल तो चीज है, नहीं। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को ऐसा है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को नहीं है, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया सबमिट हिज रेजिग्नेशन व्हेन द गवर्नमेंट विच अपॉइंट हिम रिजाइन। ये भी बिल्कुल गलत बात है। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट जब चाहे, है ना, तब उसको हटा सकता है, किसको? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। ओके, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि उसको रिजाइन करना पड़ेगा जब गवर्नमेंट फॉल करेगी, है ना। तो दोनों गलत, तो ऑप्शन डी होना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन डी के जो है गलत। कुछ फैक्ट्स जो तथ्य हैं वो ध्यान में रखते हैं कि अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, होल्ड करता है ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना, ध्यान है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। In the performance of his duty, he has right to audience in all courts in India as well as the right to take part in the proceedings of the parliament without the right to vote। उसके पास राइट टू वोट नहीं होता, लेकिन वो बैठ सकता है ना। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैज नो सच प्रिविलेज, उसके पास ऐसा प्रिविलेज नहीं होता। दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि एज पर आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव सच रिम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट may determine conduct of the government business। There is no mention in the Indian Constitution of the need for him to submit his resignation when government which appointed him resigns। I hope ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला एन गोपाला स्वामी अयंगर कमेटी सजेस्टेड दैट अ मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी बी डेजिग्नेटेड ओनली फॉर द परसुइंग द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड प्रमोटिंग इट। देखो ये भी थोड़ा, है ना, बहुत ज्यादा फैक्चुअल है, इसके लिए बहुत ही डीप नॉलेज होना चाहिए आपको, और इतना कोई नहीं पढ़ के जाता, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। इन 1970 द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ARC 1966 एंड दिस वाज प्लेस्ड अंडर द प्राइम मिनिस्टर चार्ज। तो बिल्कुल ये सही है ना। अब पहला वाला कह नहीं सकते, तो इसलिए इसको टिक करना कि दूसरा या तीसरा होगा बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है। तो अनफॉर्चुनेटली पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए आप जो है रट ही सकते हो, पढ़ ही सकते हो, क्या ही कर सकते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। तो पहला गलत है ना, आप पढ़ सकते हो स्टेटमेंट इसका, और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द नेशनल लेवल विच मिनिस्ट्री इज द नोडल एजेंसी टू इंश्योर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। कौन सा इम्प्लीमेंट मॉडल एजेंसी है इम्प्लीमेंट करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर है ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके, नेक्स्ट 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन से सही है ना। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और सी थिंक्स फिट, बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द 3 सेशन। अब ध्यान से रखिएगा इस वाले भी वर्ड को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन, है ना। अब ये स्टेटमेंट जो है गलत है। गलत क्यों है उसको अभी हम देखते हैं। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ये बिल्कुल ठीक है, पहला और तीसरा सही है, तो ऑप्शन देखें अगर, तो ये हो जाएगा सी। और अगर दूसरा गलत है तो ये एलिमिनेट हो गया, तो या तो ए होगा या तो सी होगा। अनफॉर्चुनेटली तीसरा सही है, दैट्स वाई ऑप्शन सी होगा। अब
दूसरा देखते हैं गलत क्यों, कि बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, है ना, ये जनरली एक ट्रेडिशन है कि 3 सेशन होते हैं एक साल में, और ऑल 3 सेशन, है ना, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन। देखो किन्हीं दो के बीच में 6 महीने का गैप नहीं होना चाहिए, है ना, ऐसा कुछ प्रोविजन है। बाकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका क्या बोलता है। देखो पहला तो सही है और दूसरा गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 85 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रेसिडेंट शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम समन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट टू मीट एट सच टाइम एंड प्लेसेस एज ही और सी थिंक्स फिट, बट 6 मंथ शैल नॉट इंटरवीन। देखो अभी 6 मंथ का जो बात किया था वही बोल रहा, intervene between its last sitting in one session and the date appointed for its first sitting in the next session. Hence, Parliament must meet at least twice a day. कम से कम 2 बार तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का गैप होगा, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो पार्लियामेंट के 3 सेशन होते हैं। कौन सा? बजट सेशन फरवरी से मई तक, मानसून सेशन जुलाई से सितंबर तक, और विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the Legislative Assembly of a state in India, consider the following statement. The governor makes a customary address to the member of the state legislative at the commencement of the first session of the year. बिल्कुल ठीक है, जैसा हमारा प्रेसिडेंट करते हैं वैसे स्टेट, किसी स्टेट के लिए गवर्नर करते हैं। दूसरा, when a state legislator does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter. बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों, है ना, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए दोनों करेक्ट है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होना चाहिए। तो वही सारा कुछ है, तो कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर चाहो तो आप कर सकते हो, ऊपर जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टेटमेंट फिर से, कौन सा सही कौन सा गलत बताना है, ठीक है। सॉरी, माफ कीजिएगा। पहला है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office। ये बिल्कुल ठीक है। The emoluments and allowance of the governor of a state shall not be diminished during his term ऑफ ऑफिस, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, कि गवर्नर के पास ये सारे के सारे प्रिविलेज होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं वो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नर ऑफ ए स्टेट हैज फॉलोइंग इम्यूनिटी एंड ऑफिस कंडीशन। आर्टिकल 361 क्लॉज 2 क्या बोलता है? ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस ही इज इम्यून फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इवन इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज पर्सनल एक्ट। अगर पर्सनल एक्ट में भी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी करता है तब भी उसको इम्यूनिटी मिली हुई है। अगला, आर्टिकल 158 क्लास 4 बोलता है कि हिज emoluments and allowance can't be diminished during his term of office. अगला क्वेश्चन, consider the following statement. Chief Secretary is the in a state is appointed by the governor of that state. Okay. दूसरा पहले पढ़ लेते हैं फिर आते हैं सोल्यूशन पे। The chief secretary in a state has a fixed tenure. तो देखो पहली बात तो चीफ सेक्रेटरी का, है ना, जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं होता, तो इसलिए गलत है। और पहला स्टेटमेंट बोल रहा गवर्नर अपॉइंट करता है, तो एक्चुअल में इसको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो दोनों गलत, तो ऑप्शन डी। एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट। देयर इज नो फिक्स टेन्योर ऑफ अ चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट। हाउएवर, at the central level, there is assured tenure of 2 years for cabinet secretary, home secretary, defense secretary, foreign secretary, as well as raw and IB chief. The administrative ARC report 1969 में had recommended that the chief secretary should have a minimum tenure of 3 to 4 years। मतलब ये जो 2 ईयर का होता है उसको ARC रिपोर्ट ने क्या बताया कि 3 से लेकर 4 साल का होना चाहिए। अगला कि सॉरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन प्राइम मिनिस्टर। बहुत ज्यादा गलत बात है ना। प्राइम मिनिस्टर क्यों बोल रहा? प्रेसिडेंट बोलता तो बिल्कुल सही हो जाता। अगला, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। अब आप उसकी तैयारी कर रहे हो, आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जो है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन नहीं होता। कौन होता है? कैबिनेट सेक्रेटरी होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विसेज बोर्ड। तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो गया इसका। तो आप देख सकते हो वही सारी चीजें जो अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको पढ़ लेते हैं पहले। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी नॉट प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड। द कैबिनेट सेक्रेटरिएट फंक्शंस डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर। द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द सेक्रेटरिएट इज द कैबिनेट सेक्रेटरी हु इज आल्सो द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द सिविल सर्विसेज बोर्ड।
The business allocated to this cabinet secretary under Government of India. Allocation of business rule 1961 includes क्या क्या? Secretariat assistant to the cabinet and cabinet committees or rules of business. Okay, next question. Which of the following are the functions of the cabinet secretary? Cabinet secretary का क्या क्या function होता है? Preparation of agenda for the cabinet meeting, secretariat assistant to cabinet committee, allocation of financial resources to the ministry. देखो पहला और दूसरा तो अभी हमने पढ़ा, तीसरा तो होगा नहीं, पहला और दूसरा, तो सी होना चाहिए इसका जवाब। तो सी होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है कि कैबिनेट सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल, अभी तो ऊपर हमने पढ़ा, राइट। चलो नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये दो स्टेटमेंट है, ध्यान समझिए। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, खबर रखिए। नेक्स्ट पहले देख लेते हैं। ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर। फिर से वही बात अभी ऊपर हमने देखा ना, सारे के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शन प्रेसिडेंट के नाम पे लिए जाते हैं। दूसरा तो गलत हो गया, अब पहले पे फिर से आते हैं। बोला कि द प्रेसिडेंट शैल मेक्स रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ठीक है ना, सही लग रहा है। तो पहला सही होना चाहिए, दूसरा गलत है, तो ये होना चाहिए। तो इसका बिल्कुल ए है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 क्लॉज 3 द प्रेसिडेंट शैल मेक्स रूल फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर ऑफ दिस साइड बिजनेस। और दूसरा गलत क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 77 क्लॉज 1 में ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following discretionary powers given to governor of a state sending a report to the president of India for imposing the president rule? बिल्कुल ठीक है, appointing the minister नहीं, ये उसका डिस्क्रेशनरी पावर नहीं है, ठीक है। अगला, रिजर्विंग सर्टेन बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बिल्कुल ठीक है। अगला, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, नहीं। तो पहला और तीसरा हो गया, पहला और तीसरा हो गया। चाहते तो आप दूसरे को एलिमिनेट करो, है ना, वैसे भी आंसर आ जाता, नो प्रॉब्लम। पहला और तीसरा जो है बिल्कुल करेक्ट है। आ जाते हैं इसके एक्सप्लेनेशन पे कि द गवर्नर कैन यूज डिस्क्रेशनरी पावर्स इन सारे के सारे कंडीशन में, मतलब कि इन सारे के सारे जगहों पर। पहला क्या है? इफ नो पार्टी गेट्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी द गवर्नर कैन यूज हिज और हिज डिस्क्रेशन इन द सिलेक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, बिल्कुल ठीक। इमरजेंसी के दौरान ही कैन ओवरराइड द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एट सच टाइम ही एक्ट्स एज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बिकम द रियल रूलर ऑफ द स्टेट। He uses his discretion in submitting a report to the president regarding the affair of the states. He can withhold his assent to a bill and send it to the president for his approval. तो ये चार कंडीशन में उसके पास डिस्क्रेशनरी पावर है, किसके पास? गवर्नर के पास। नेक्स्ट, बाकी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। बोला विथ रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स, फिर से आ गया देखो, प्रोवाइड्स दैट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट क्या? कि ऑल कैबिनेट मिनिस्टर्स शैल बी कंपल्सरी द सिटिंग मेंबर ऑफ द लोकसभा ओनली। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर भी राज्यसभा से बने हुए हैं, राइट। और ये बोला कि कैबिनेट मिनिस्टर सबके सब क्या है? लोकसभा से होते हैं, गलत बात है। दूसरा, द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, बिल्कुल ठीक है। पहला गलत, दूसरा सही, पहला गलत, दूसरा सही, पहला गलत, दूसरा सही, तो बी हो गया आंसर। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ओ सॉरी, यहाँ पे मुझसे भी मिस्टेक हुआ, माफ कीजिएगा। कि जो दूसरा है कि यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी ऑपरेट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट, ये गलत है, ठीक है। वो इसके अंडर में डायरेक्ट नहीं करता, तो ऑप्शन डी इसका होना चाहिए कि नाइदर वन नाइदर टू। अब देख लेते हैं दूसरा हमारा गलत क्यों हुआ। अच्छा, जैसे ही गलत होगा कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन ना, उस पर हम क्या करेंगे? स्टार मार्क करेंगे कि हमारा गलत हुआ। इसका मतलब इसको बहुत ही अच्छे से समझना है, पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं कि पहला स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, क्योंकि कोई भी बन सकता है, लोकसभा, राज्यसभा, इवन कोई मेंबर नहीं भी है ना, तो भी हम बन सकता है। कैसे? कि किसी को भी हम मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा कि किसी भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा, ठीक है। तो यही सारा कुछ एक्सप्लेनेशन है। 6 मंथ का एक कंडीशन यहाँ पे है, लेकिन दूसरा गलत क्यों हुआ वो समझते हैं। इधर कैबिनेट सेक्रेटरी फंक्शन डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर। ओहो, अभी इसको हमने देखा ऊपर, है ना, ऐसा कैसे गलती कर सकते हैं, राइट। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, या अंडर द प्राइम मिनिस्टर।
The administrative head of the secretary is the cabinet secretary who is also the ex officio chairman of the civil services board. आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है टू होम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। तो देखिए इसका सिंपल सा रूल है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को देता है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देता है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सॉरी दो स्टेटमेंट फिर से कि एडवोकेट जनरल ऑफ ए स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अच्छा, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। बिल्कुल गलत बात है। जब गवर्नर है ऑलरेडी उस स्टेट का तो वही अपॉइंट करेगा ना एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया को, है कि नहीं? तो प्रेसिडेंट क्यों करेगा? तो पहला गलत हो गया। दूसरा, एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड। अच्छा, पहले वाले में ध्यान समझिएगा, अगर हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना हुआ तो प्रेसिडेंट ही करता है ना, लेकिन एडवोकेट जनरल को कौन करता है? गवर्नर करता है। अगला, एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड। एज प्रोवाइडेड, ध्यान रखिएगा, एज प्रोवाइडेड इन द सीपीसी, हाई कोर्ट्स हैव ओरिजिनल अपीलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन एज द स्टेट लेवल। देखो सीपीसी में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये भी गलत होना चाहिए, ऑप्शन डी होना चाहिए, है ना। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बोलता तो कह सकते थे। देखते हैं आंसर, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि हाई कोर्ट है ओरिजिनल अपीलेट एंड रीट ज्यूरिडिक्शन, नॉट एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। High courts primarily function as the appellate courts and have the power to hear appeal from lower courts within their jurisdiction. High court also have writ jurisdiction to protect fundamental rights, but they do not have advisory jurisdiction at the state level. अच्छा, तो हमारा गलत क्यों हुआ? यहाँ पे देखो अप्रोच का मिसमैच हुआ है ना। अप्रोच का मिसमैच इसलिए हुआ क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है। क्या कि हमारे हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन नहीं है, दैट्स वाई ये स्टेटमेंट गलत है, ना कि सिविल प्रोसीजर कोर्ट की वजह से, है ना। तो सिविल प्रोसीजर कोर्ट की में ही ये प्रोवाइडेड है कि हाई कोर्ट के पास ये सारे के सारे क्या क्या ओरिजिनल अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है, एडवाइजरी नहीं है। आई होप ये भी क्लियर हो आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। फिर से गलत, प्राइम मिनिस्टर थोड़ा ना क्रिएट करता है, कौन करता है? प्रेसिडेंट। ईच ऑफ द मिनिस्ट्री इज असाइंड टू अ मिनिस्ट्री बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। बिल्कुल ठीक है ना। तो दूसरा सही, पहला गलत, तो ऑप्शन बी जो है हो जाएगा, पहला गलत दूसरा सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। देखो एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट होता है, इसको बस आपको ध्यान में रखना है। तो इस पर्टिकुलर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा गवर्नर ऑफ अ स्टेट। कैसे होता है ये देख लो, चलो लिस्ट ही दिखा देता हूँ मैं। पहले आता है प्रेसिडेंट, फिर वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्राइम मिनिस्टर, फिर गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट, फिर ऐसे करके, है ना। अच्छा, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट क्या होता है वो देख लेते हैं। इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द गवर्नर ऑफ स्टेट मतलब कम्स बिफोर द गिवन फंक्शनरी। द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंपॉर्टेंट फंक्शनरी इज गिवन बिलो। वो मैंने बता ही दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दो है, एसेशन है, रिवीजन है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग। ओके। अगला, ऑफिस ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिका। नहीं, देखो ये तो गलत हो गया। तो जैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे ही कोई गलत दिख जाए ना, तो हम उसको बड़ी आसानी से टिक कर सकते हैं। देखो, ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिका। देखो अमेरिका में जो है ना प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। इसलिए जो प्रेसिडेंट है वहाँ का और यहाँ का दोनों में बहुत फर्क है, राइट। बहुत सारे केसेस में सेम है, लेकिन बहुत सारे केसेस में बहुत डिफरेंस है। तो इसलिए सी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा कि एसेशन तो सही है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज डिफरेंट फ्रॉम द ब्रिटिश किंग, लेकिन रीजन गलत है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर लेक्चर का कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है, थोड़ा सा 4 स्टेटमेंट और है वो देख लेते हैं। ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही, पहला होना चाहिए। तो ए गया, सी और डी गया। देखा, 2 ऑप्शन पे 50-50 आ गए, जस्ट एक स्टेटमेंट जानते हुए। अगला, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल ठीक है। तो पहला और दूसरा हो गया, तो ऑप्शन आ गया हमारा करेक्ट ए है। समझ रहे हो आप? बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं, क्यों? क्योंकि हमें फैक्ट्स जो है अपने क्लियर करने, कॉन्सेप्ट क्लियर करने। अगला है, ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ द आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। क्यों भाई? उसको हमें बनाना है क्या? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो मेंबर क्यों होना चाहिए? तो तीसरा गलत है। तो देखो तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, तीसरा गलत है, पहला ही हमारा करेक्ट आ गया।
तो कहने का मतलब ये है कि हम पहले वाले स्टेटमेंट से 50-50 पे आ गए, दूसरे वाले स्टेटमेंट से 100% पे आ गए। अगर मान लो पहले दूसरे के बारे में आपको नहीं पता होता, केवल तीसरा पता होता, तो हम क्या करते? तीसरे वाले को कट करते और डायरेक्ट आंसर पे पहुंच जाते, राइट? तो इस तरीके से भी यही अप्रोच आपको डेवलप करना है क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम यूपीएससी का। ओके, ही कैन बी रिमूव बाई इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट उसका कर रहे हैं, बताओ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का हम इम्पीचमेंट कर रहे हैं, तो इम्पीचमेंट किसका होता है? हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का होता है। तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन आपको मालूम ही है, सारा कुछ है ना। तो चलिए, इतना ही था इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए। आई होप कि एक एक चीज आपको क्लियर हुआ होगा। कहीं पे कोई भी डाउट है तो आपको तुरंत पूछना है, डिस्कस करना है। ओके, तो आज के लिए ये रहा 2 लाइन कि द सीक्रेट टू सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। मतलब देखो, कहने को तो इतना सिंपल सा है ना, एक लाइन का है ना स्टेटमेंट है, लेकिन कितना पावरफुल है समझते हैं। द सीक्रेट टू सक्सेस इज फाउंड इन योर डेली रूटीन। अगर आप जस्ट अपना डेली रूटीन ढंग का कर लो ना, तो मतलब कि वो सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि जो सीक्रेट है ना सक्सेस का, वो डेली रूटीन में आपको जस्ट एक फॉलो करना है कंसिस्टेंट वे में अपने डेली रूटीन को। आई होप ये आपको अच्छा लगा हो, समझ भी आया हो। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में। टिल देन एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।